नमस्कार दोस्तों। आज सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने की बरसी है। ये वही सद्दाम हुसैन है जिसने अपने खून से पूरी कुरान शरीफ लिखवाई थी। ये वही सद्दाम हुसैन है जिसने एक जाति से नफरत करते हुए, समुदाय से नफरत करते हुए 150 शियाओं को कत्लेआम करा दिया था। ये वही सद्दाम हुसैन है जिसने अन्यायी तानाशाही पूर्ण शासन चलाया था और न जाने क्या क्या किया था। यह बताता है कि धर्म के नाम पर धर्मांधता जो है वो सत्ता नहीं हो सकती है। वो आपको एक समय के बाद इस स्थिति में ला देती है कि आपकी देश की जनता ही आपको फांसी पर चढ़ा दे। और यह एक उदाहरण नहीं है, यह मुसोलिनी उदाहरण है, यह हिटलर उदाहरण है और यह सद्दाम हुसैन भी है। तमाम बर्बादियों का कारण है ये। आज धर्मांधता का एक दौर हिंदुस्तान में चल रहा है जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए, जो एक प्रधानमंत्री का काम है देश में विजिट करना, उसी तरह से, और वहां जाके उन्होंने कुछ चीजों के उद्घाटन किए। इतना ही होता तो मैं भी कहता बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद में जो हुआ उसकी बात है। उनके जाने के पहले जिस तरीके से विज्ञापन की कैंपेन हुई, नरेंद्र मोदी तो विज्ञापन जीवी हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले चंद सालों में उन्होंने 5 लाख करोड़ रुपया यानी 5 ट्रिलियन सिर्फ अपने प्रचार पे खर्च किया है। विभिन्न योजनाओं के नाम पे हो या दूसरे नाम पे हो, प्रचार और प्रचार और प्रचार। अब उन्होंने क्या किया, वो जब पहुंचे तो राम पर पुष्प वर्षा नहीं हो रही थी, उन पर पुष्प वर्षा कराई गई, उनके भाषण हुए। और वो जब एक घर में पहुंचे तो वहां यह कहलवाया गया कि आज तो हमारे घर भगवान आ गए हैं। यानी अब भगवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान जब मौजूद हो तो उनको क्या करेंगे। ये कमोबेश वही स्थिति पैदा करती है जो एक समय में खुद को सद्दाम हुसैन दिखाते थे, मुसोलिनी दिखाता था, हिटलर दिखाता था। इससे आप समझ सकते हैं। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इस तरह से करके एक नैरेटिव बनाया जाता है, परसेप्शन बनाया जाता है और उस परसेप्शन को चुनाव में भुनाया जाता है। तो यह वास्तव में चुनावी गणित है। यह राम के प्रति भक्ति नहीं, बल्कि राम को बेचने का, चुनावी तरीके से बेचने का, चुनाव जीतने का धंधा है। और यह धंधा वो लोग करते हैं जो चंदा चोरी करते हैं, जो जमीन में फ्रॉड करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और विकास योजनाओं के नाम पे धांधली करते हैं, तमाम भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो ईश्वर भक्ति को अपने नाम पेटेंट कराते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना करते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। लेकिन यह आस्था उनका विषय है और वो खुद करते हैं। इसके लिए किसी को न रोका जा सकता है, न कहा जा सकता है, न कहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा विश्वास है। तो साहब, अब तो नरेंद्र मोदी भगवान बन चुके हैं। और यह बात मैं नहीं कहता हूं, यह बात उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय, वो कहते हैं। उसके अलावा न जाने कितने कितने लोग कहते हैं और उनके भक्तों ने तो उनका मंदिर भी बना दिया है। आप इससे इस खेल को समझ सकते हैं। चलिए, तो यह एक खेल था धर्म को बेचने का तरीका। दूसरा तरीका बताना, दूसरा है लाभार्थी के नाम पर किस तरीके से खेल किया जाता है। मैं चर्चा कर रहा था कुछ लाभार्थियों से।
उन्होंने कहा भैया हमें तो इतना ही अनाज मिल रहा है, इतना ये फ्री मिल रहा है, इतना ये फ्री मिल रहा है, हमारे लिए कोई लोकतंत्र वोकतंत्र ये सब फालतू की बातें हैं, ये संविधान और ये तानाशाही हमें क्या करना है, बनी रहने दे तानाशाही, हमें ये मिल रहा है। हमें यही उन्हें समझाना है कि आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है, आपको दाने डाल करके ये किया जाता है, क्योंकि अभी एक चुनाव और जीतना है और इस नाते तैयारी की जाती है जिससे आने वाले वक्त में इस पोजीशन में हो कि सारा संविधान बदल दें, सब कुछ बदल दें, एक भी आदमी, एक भी पार्टी, एक भी व्यक्ति उनका विरोध करने वाला ना हो और विरोध करने वालों को बाकी बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो होगा वो वही होगा जो वो चाहते हैं। दूसरा, मुस्लिम महिलाओं में उनके ग्रुप बना के कि मोदी भाईजान, इसका एक पूरा खेल चल रहा है, इसके लिए पूरी एक साजिशें रची जा रही हैं और सब कुछ किया जा रहा है। फिर दूसरी चीज, इन सब का तो एक चीज हो गई, ये कोई भी पार्टी कर रही है उसकी रणनीति है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी जो चीज होती है कि दूसरी पार्टियों को बदनाम कीजिए, उन्हें भ्रष्ट बताइए, उनकी नीतियों को गलत बताइए, उन्हें आपके धर्म का विरोधी बताइए, उन्हें कुछ और बताइए। इस तरह का नैरेटिव मीडिया के जरिए और विभिन्न दूसरे तरीकों से पूरे देश में फैलाया जा रहा है, जिससे आपकी नफरत उन दूसरी पार्टियों से हो जाए और आप भूल जाएं लोकतंत्र, आप भूल जाएं संविधान, आप भूल जाएं देश, आप सब कुछ भूल जाएं। आज मेजर शैतान सिंह बार बार याद आते हैं। मेजर शैतान सिंह ने उस स्थिति में हमारी चीन की सटी हुई सीमा से वो सारी जमीनें बचाई थी, अपने जीवन की आहुति दी थी और उनके साथ साथ कुमाऊं रेजिमेंट के 113 लोगों ने, जवानों ने शहादत दी थी। उनकी समाधियां बनी हुई थी, उन पर सदैव सम्मान होता था। आज यह स्थिति है कि उन्हें तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ दिया गया है? क्योंकि चाइना के आगे हमारे प्रधानमंत्री ने, उनके पूरी सरकार ने सरेंडर कर दिया है, चीन के आगे झुक गए। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं चीन का क्या प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं, और वो चीन के आगे नतमस्तक है, चीन के साथ मिलकर खेल हो रहा है। यही वजह है, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, जो वामपंथी होते थे वो आज भाजपा के साथ खड़े और उनका समर्थन करते हैं। क्यों? आप खेल को समझिए। इसी तरीके के तमाम सारे खेल तमाम जगह होते हैं। पंजाब में जाइएगा तो आपको हिंदू और उसकी जो लड़ाई थी, जिसमें 84 के दंगे और स्वर्ण मंदिर को, वो सब याद दिला करके आपके अंदर नफरत पनपाई जाती है और उसके बूते वोट को बदला जाता है। इसी तरीके से दूसरी जगह कहीं मुसलमानों को, कहीं सिखों को, कहीं ईसाइयों को इसी तरीके से बरगलाया जाता है। यह दूसरा मोडस ऑपरेंडी है। एक खुद राम भक्त है, खुद ही है जो कुछ है, खुद भगवान है। दूसरा लाभार्थी है, लाभार्थियों को फंसाना है, उन्हें समझाना है कि हां हम जो दे रहे हैं कोई नहीं दे सकता है, अरे आप तो बस इसी बूते जीवित है इसलिए आप भगवान हैं। और तीसरा, जो दूसरे समुदाय हैं, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो या दूसरे हो, इनमें फूट डालने का काम हो रहा है कि जिससे इनमें फोड़ कर दी जाए तो जो इनका वोट जाता है वो भी वोट ना जा सके। तो यह एक खेल है। ये तीन हुए। आपको बार बार फंसाया जाता है, आएगा तो मोदी ही, जीतेगा तो मोदी ही, ईवीएम में कुछ भी करो मोदी को ही वोट जाएगा, ईवीएम में गड़बड़ है, ये है। ये भाजपा का नैरेटिव है और ये नैरेटिव आपके दिमाग में भरा जाता है और आप फंस जाते हैं। आप सोचते हैं कि हां सही में ईवीएम में गड़बड़ है। मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ आज तक नहीं है। गड़बड़ नहीं है, वोट का खेल होता है। कैसे होता है? मशीनरी में फेयर चुनाव नहीं होता है, यह बात मैं मानता हूं। इसमें खेल क्या हो रहा है? इसमें खेल हो रहा है बोगस वोट। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पन्ना प्रमुख, बूथ लेवल के इंचार्ज और दूसरे इंचार्ज बनाए हैं, उस लेवल से पूरा खेल शुरू होता है और इसके जरिए बोगस वोट बनाए जाते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि केरल में 2021 के चुनाव के समय में वहां के
नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे 4,38,000 वोट फेक बनाए गए, और वो वोट जो फेक बनाए गए वो किस तरीके से वामपंथी जो दल वहां पर सत्ता में है उसने पूरा खेल किया कोविड के दौरान। आप चेक नहीं कर पाए और आपके यहां फर्जी वोट बन गए, और इस आधार बहरहाल चुनाव आयोग ने 38,000 वोटों को तो माना, लेकिन बाकी पे कोई नहीं हुई। इसका नतीजा क्या हुआ कि हर सीट पर यदि आप 10,000 वोट भी बोकस मान ले तो आप सोचिए कितना बड़ा खेल हो गया, तमाम चुनाव का पूरा नतीजा बदल गया। यही स्थिति आप देखें, आप एक उदाहरण ले लिए 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरधाना विधानसभा क्षेत्र का एक नमूना है कि वहां पर जिस तरीके से मैनेज किया गया 37 बूथों में, उनमें 87% वोटिंग हुई और 23,000 कुछ वोटों से बंदा जीत गया। इसके बाद में दूसरा चुनाव आया, उसमें 93% के करीब वोटिंग हुई और 22,000 कुछ वोटों से, यानी राउंड फिगर में 23,000 वोटों से जीत गया। इसके बाद में तीसरा 2022 का चुनाव आया, उन्हीं बूथ्स पे वही मैनेजमेंट हुआ और उन बोगस वोटों के जरिए बंदा 18,000 कुछ यानी 19,000 वोट के करीब राउंड फिगर में उससे जीत गया। यह खेल होता है, तो बूथों का चयन हो जाता है, उसमें हो जाता है कहां कहां फेक वोट बनते हैं और इस तरह से खेल। अब आप इसको रोकेंगे कैसे जीतने? इसका तरीका है लाभार्थियों को सच बताइए कि कैसे आपके साथ ये खेल हो रहा है। कबूतर को दाने डाले जा रहे हैं अभी इसलिए क्योंकि जाल में फंसेंगे और फिर आपके साथ खेल होगा। इसका पूरा खेल है कि एक बार संविधान बदल जाए, एक बार सारी चीज बदल जाए तो फिर किसी को इस तरह से कुछ देने की जरूरत नहीं, सब अपने पूंजीपति मित्रों को दे देंगे। किस तरीके से अडानी को हम अभी आपसे वोट लेंगे आदिवासियों से, ये समझा के कि हम आपको ये दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आप हिंदू और ईसाई में लड़ाएंगे और ये करेंगे, और उसके बाद में जैसे सरकार बनेगी तुरंत हम हंसदेव जंगल अडानी को सौंप देंगे और लाखों पेड़ कटवाने की स्थिति में आ जाए। इसी तरीके से जल जमीन जंगल पे कब्जा करा देंगे, आप कहने को आदिवासी रह जाएंगे। ये खेल हो गया है, इसलिए बता रहा हूं। इसी तरीके से चुनाव में तमाम मोदी की गारंटियां दी जाएंगी और गारंटियां जब सरकार बन जाएगी तो वो गारंटियां गुल हो जाएंगी। आज तक का इतिहास है, एक बार होता तो कहते चलिए गलती हो गई, बार बार जो करता है वो मूर्ख होता है, निरा मूर्ख होता है, और वो मूर्खता का आप शिकार हो रहे हैं। होइए, आपकी मर्जी। तीसरा, लाभार्थियों को यह बताना है कि किस तरीके से यदि लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर आपकी इसकी जरूरत नहीं रहेगी, और जब आपकी जरूरत नहीं रहेगी तो आपको फिर यह अनाज देने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र नहीं होगा। आपको ये अनाज इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको इस जाल में फंसाकर आपसे वोट हासिल करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो यह समझाना होगा। और इसका महत्व क्या है, इससे कैसे होगा, हमें किन किन चीजों पे, रोजगार और सब पे फोकस करना है, इसको बताना है। इसके लिए पार्टियां बताएंगी, आप बताइए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ पार्टियों से नहीं होगा, क्योंकि पार्टियों की बात को राजनीतिक तरीके से लिया जाता है, तो आपको भी बताना होगा। तीसरा सबसे जरूरी चीज कि आप सबको अपने यहां की मतदाता सूचियों पर निगाह रखनी है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा भी सजग हैं, तो आप सब लोग मतदाता सूचियों पे नजर रखें, वहां जो बोगस वोट बनते हैं उन पर नजर रखें और वो बनने से रोकें, उनकी शिकायत करें। अपने यहां जो भी विपक्षी राजनीतिक दल हो उनके जरिए शिकायत पहुंचाएं कि कैसे फर्जी वोट बन रहे हैं, और साथ में आपका वोट न कट जाए इस बात का ध्यान रखें। इसको वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें और उसमें अपने नाम चेक करें, अपने बच्चों के नाम चेक करें, अपने माता पिता के नाम चेक करें, अपनी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम चेक करें, उनके भी नाम के साथ पिता का नाम और दूसरा एड्रेस सब सही चेक करें और उसका मिलान करें कि जो आपके पास वोटर आईडी है उससे बिल्कुल वो मैच करता हो, नहीं तो ये आपका वोट भी खा जाएंगे। और एक नहीं, कम से कम अपनी 3 आईडी हो,
आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस तरह से करके कम से कम 3 आईडी ऐसी होनी चाहिए जो आपको जरूरत पड़ने पे आपको आइडेंटिफाई करे। इसलिए ये सारी सावधानी बरतिए और फिर जब वोटिंग का वक्त आए तो भाजपा की तरह आपको करना होगा। लोकतंत्र बचाने वाले लोगों को इसी तरह से वोटिंग करनी होगी कि वो 80%, 85%, 90% वोटिंग हो रही है। तो जिस दिन ये आप कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में हराने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, इसकी तैयारियां सबको करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की या राहुल गांधी की नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं, वो जिंदगी भर ऐश कर सकते थे, लेकिन वो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आपके संविधान के लिए लड़ रहे हैं, आपके देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आपको वो उनका सिपाही बनना पड़ेगा, आपको यह काम करना होगा। और जब आप करेंगे तो साहब फिर मोदी नहीं बचता है, क्योंकि इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। गांव में जब खूब चोर डकैत आने लगते हैं तो गांव वाले कहते हैं पुलिस वाले कितनी सुरक्षा कर पाएंगे, वो हैं कितने, ये चौकीदार क्या करेगा। तो पूरा गांव मिल करके 10 लोग 5 लोग तैनात करता है कि एक कोने पे आप, एक कोने पे आप, एक कोने पे आप। रोजाना क्रम से ड्यूटी लगती है और सब निगरानी करते हैं। कोई आता है, आवाज देते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे नतीजा ये होता है कि कोई आता नहीं, और ये आ जाता है तो वो आवाज देते हैं, पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाता है और चोर डकैत सब भाग जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी को भगाने का यही तरीका है, आपको खड़ा होना होगा। क्योंकि वो विपक्ष में तो अच्छे लगते हैं, सत्ता पक्ष में आते ही वो सब बेचने लगते हैं। इसलिए देश को बचाना है, देश की संप्रभुता को बचाना है, सबको बचाना है, तो आपको कांग्रेस को लाना पड़ेगा और उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा मैदान में। तभी लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, देश बचेगा और यह व्यवस्था बचेगी। और जब व्यवस्था बचेगी तभी आपको कुछ मिल पाएगा, नहीं तो यह सिर्फ चुनावी दाने हैं। खाते रहिए और वोट देते रहिए, और जैसे ही लोकतंत्र खत्म किया गया 2024 में जिसकी प्लानिंग है, तो फिर ये भी नहीं मिलेगा, फिर मरिए आप। जय हिंद।